अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, दुबई कुछ दिनों से पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बना हुआ है। अहम सियासी बैठकें हुई हैं। नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकातें हुई हैं और इत्तलात ये हैं कि इन मुलाकातों में आइंदा इलेक्शन की तारीख पर बात हुई है, निगरान सेटअप पर बातचीत हुई है, नवाज़ शरीफ की वापसी से मुतालिक भी गौर व खौज किया गया है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने नवाज़ शरीफ को ब्रीफिंग दी है कि अगर उनकी कन्विक्शंस में उनको रिलीफ मिल जाता है, मामलात सेटल हो जाते हैं, तो वो 14 अगस्त तक पाकिस्तान आ सकते हैं। इत्तलात भी हैं। तो एक मामला जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है रिपोर्टेडली, वो है इलेक्शन की तारीख। अक्टूबर में इलेक्शंस कराने पर नून लीग कुछ मिक्स्ड सिग्नल्स दे रही है, जबकि पीपल्स पार्टी कैटेगोरिकली इस मौक़िफ़ पर कायम है कि मुद्दत पूरी होते ही इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो सवाल ये है कि नून लीग वक्त पर इलेक्शन कराने में क्यों तज़ब्ज़ुब का शिकार है और क्या आने वाले दिनों में इलेक्शन की तारीख पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में तनाज़ा पैदा हो सकता है। इस हवाले से अपने तजियाकारों से जान लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार ज़फ़र साहब, राव खालिद साहब, रज़ा रूमी साहब हमें आज स्पेशली ज्वाइन करें, जबकि डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। हिलाली साहब, IMF डील के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वाज़े ऐलान कर दिया गया था कि मुद्दत पूरी होते ही हम इलेक्शन में चले जाएंगे, मगर एक मरतबा फिर मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं और ऐसे इशारे मिल रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि नून लीग अभी भी इलेक्शन मोड में नहीं है। आपको क्या लगता है कि अभी भी नून लीग में इलेक्शन डिले करने की सोच पाई जा रही है? देखिए, शुक्र है कि आप ये कह रही हैं, इसलिए कि पहले तो शायद आप लोगों का ख्याल था कि कोई ये सब चीज़ें रिज़ॉल्व हो गए हैं और डेट्स और सब चीज़ ठीक हो गए हैं और कोई डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट ना हो मगर डिफरेंसेस ज़रूर हैं, ये तो सबको पता था। इसलिए मैं थोड़ा हैरान था कि हम ये प्रिजम्पशन हमारी जो थी गलत थी। दूसरी बात ये है कि देखिए, व्हाट इज़ देयर टू डिस्प्यूट, ये तो सीधी सादी बात है ना। PPP कहता है अपने फॉर इट्स ओन रीजंस के इलेक्शंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन रहना चाहिए। ये तो बड़ा आसान स्टैंड है एंड इट्स अ स्टांस दैट बेनिफिट्स देम, फाइन। नून कहती है नहीं, डिले होना चाहिए, जितना डिले उतना बेहतर है। इकॉनमी शायद स्टेबलाइज हो जाए, इन्फ्लेशन शायद कम हो जाए और फिर हमें इतनी गालियां ना मिले एंड मे बी अगर इन्फ्लेशन वाकई बेहतर हो जाए, हम एक क्रेडिट ले लें कि हमने इन्फ्लेशन को कम कर दिया। हाँ। मगर इस्टेब्लिशमेंट भी मेरे ख्याल में फ्रॉम व्हाट आई हियर कि उनका भी अभी ये क्लियर नहीं है। क्या ये सिर्फ सिंपल केयर टेकर होगा, टेक्नोक्रेट्स होंगे और 3 महीने वाकई सिर्फ 3 महीने चलेगा या 6 महीने या 1 साल? मेरे ख्याल में देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुए और जो शायद वक्त लगे सॉर्ट आउट करने के लिए। मगर ये तो मगर 1-2 चीज़ों पे वाकई हाँ अग्रीमेंट हो गया है। सुना है कि नून का कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर केयरटेकर PM के लिए सेठी साहब हैं। अच्छा। और एक और है उनका जो सेकंड इन द रन है, चीमा वाज फॉर्मर। लेकिन हिलाली साहब, इत्तलात वैसे ये भी आ रही थी कि जरदारी साहब किसी ताजिर को लगाना चाह रहे हैं निगरान वजीर आजम, क्योंकि मईशत का एक्सपर्ट कोई बंदा चाहिए। ये बातें भी हो रही हैं, आपकी इत्तलात हैं इस हवाले से? I think Sethi did economics at one of the at Oxbridge, which I don't know. शायद सेठी ने economics किया हो। अच्छा। और मेरे ख्याल में हमारे अगर कोई एक्सपर्ट को लगा रहे हैं वो अलग बात है। इट्स नॉट अ बैड आइडिया फ्रैंकली। मगर PPP का कैंडिडेट आप कह रहे हैं कि कोई एक्सपर्ट लग रहा था। मुझे तो ख्याल पता चला कि ये मोहसिन बेग साहब एक जर्नलिस्ट हैं। अच्छा। वो किसी और के भी कैंडिडेट्स हैं, हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पे एग्रीमेंट सुना है कि कुछ ज़्यादा मोर देन जस्ट सॉर्ट ऑफ in the air, कुछ it has become a slightly more firmer than that. मगर ये सवाल हैं, मगर डेट्स पे तो मेरे ख्याल में
ईच हैज अ डिफरेंट डेट। बिल्कुल, देयर आर बिग डिफरेंसेस ऑन द डेट्स। अब देखना चाहिए वो कब और कैसे रेकंसाइल होते हैं। ठीक है रज़ा रूमी साहब, चलें इत्तलात तो जो भी आ रही हैं, खबरें जो भी आ रही हैं, मगर आपकी राय में नून लीग को इस वक्त सूट करता क्या है? IMF डील के बाद से बज़ाहिर तो ये परसेप्शन बन रहा था कि अब इजीली नून लीग इलेक्शंस में जा सकती है, क्योंकि उनको ये एक बयानिया मिल गया है कि जी हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया पाकिस्तान को। आपको क्या लगता है? जी देखिए, बिल्कुल आपने ये सही कहा कि उनके ये IMF की डील के बाद उनकी जो पोजीशन थी, जो कि पहले बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी मईशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इस वक्त उनकी पोजीशन थोड़ी सी बेहतर हो गई है। ये IMF की डील आने से जो एक शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी मिलेगी, और जो दीगर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जिन्होंने वादा किया हुआ, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE वगैरह वगैरह, तो वो अब राहें भी खुल जाएंगी। अगले 9 महीने 1 साल तक की वो डील है, तो उनकी सिचुएशन तो बहुत बेहतर है। आई थिंक कि इलेक्शन की डेट के ऊपर जो आपने अपने इब्तदाई में बात कही, उसमें देखिए डायरेक्ट बात करनी चाहिए, और सीधी सादी बात ये है कि इस वक्त इलेक्शन जो है वो नहीं उस वक्त तक करवाना चाहते हुकूमत जो है नून लीग का आपने जिक्र किया, चूंकि वो ड्राइविंग सीट में है, और इस्टेब्लिशमेंट, जब तक कि ये का फैसला ना हो, अच्छा, जब तक वो एक इशू जो है वो उसका कि उनके साथ करना क्या है, क्या उनको डिस्क्वालीफाई करना है, क्या वो जेल में होंगे, क्या फौजी अदालत में मुकदमा होगा या नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करेगी, ये बहुत सारे सवालात हैं। क्योंकि अगर आप उसके बगैर ये लोग इलेक्शन में जाते हैं, तो अभी भी पाकिस्तान की सियासत का महवर तो एक ही शख्स है फिलहाल, वो सारी चीजें उसी के खिलाफ, उसके हक में वो जा रही है, तो वो मामला जो है वो ठीक करने के लिए गालिबन वक्त दरकार है, और मैं समझता हूँ कि वो ये जो वक्त है आगे करने का, ये नून लीग की तरफ से नहीं है, ये कहीं और से है। जी अच्छा, ठीक है। डॉक्टर आबिद, आपको क्या लगता है नून लीग को अभी मजीद किस तरह की एश्योरेंसेस चाहिए बिफोर दे डिसाइड टू गो इनटू इलेक्शंस? थैंक यू वेरी मच जी। जैसे आपने अपने इब्तदाई में भी कहा, और रज़ा साहब ने उसको आगे फर्दर एलेबोरेट किया, ये 2-3 चीज़ें ज़रूर मंजर पे हैं कि एक तरफ PMLN ये चाहती है कि वो इतना एटलीस्ट कोई स्टेबिलिटी लेके आ सके कि वो अपनी पंजाब में बिलखुसूस अपनी सपोर्ट बेस को मस्टर कर सके, अपनी सपोर्ट बेस को कन्विंस कर सके, और दूसरी तरफ ये है कि जब पंजाब के अंदर PMLN और PTI के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है, जो 2 बड़ी पार्टियां 2018 के इलेक्शंस में आई थी या एक लाई गई थी, उस वक्त जो सपोर्ट बेस था इन 2 के पास था, तो पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इस सिचुएशन में बराह रास्त बर्डन उनके ऊपर नहीं है, और फिर पीपल्स पार्टी के नुक्ता नज़र से ये बात भी उनके लोग ये बात करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एज ए यंग फॉरेन मिनिस्टर कुछ रेपुटेशन भी कमाई है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, वो पंजाब में बड़ी बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एप्टमा है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, और फिर पॉलिटिकल जो पंजाब के अंदर इलेक्टेबल्स हैं या जो पॉकेट्स हैं, वहाँ पे वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि उनको ये बात सूट करती है कि इलेक्शंस हों, लेकिन PMLN के नुक्ता नज़र से ये दोनों बातें दुरुस्त हैं कि एक तो इक्तिसादी तौर पर वो ये चाहते हैं कि कुछ न कुछ, जिसको हमारी पंजाबी में कहते हैं कि मोरेखी बच जाए उनकी, कुछ लोगों को वो कहने के काबिल हो जाएं, और दूसरी बात ये भी दुरुस्त है, अगरचे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन PTI वो तो ख़ुद अपने आप को बैडली डैमेज कर चुके हैं पंजाब में, उनकी पार्टी के बहुत बड़े बड़े जो स्टाल वार्ड्स हैं वो अलग जाके एक पॉलिटिकल पार्टी बना सके हैं, और हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि ये लोग, ठीक है, ये कोई करिस्मेटिक लीडर्स नहीं हैं जिन्होंने जो कहीं और से लाए गए थे इस पॉलिटिकल पार्टी में, और अब जाके उन्होंने एक अलग से एक स्प्लिंटर ग्रुप बना लिया है उसी पॉलिटिकल पार्टी के जो छोड़े हुए जो लोग थे उन पर मुश्तमिल। लेकिन ये ज़रूर है कि ये लोग इलेक्ट इस सेंस में भी थे, और ये फाइनेंशियली भी इन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की, बड़े लंबे इनके जो है ना वो रोल हैं। जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ हमें नहीं भूला कि जिसमें भर भर के पंजाब से लोगों को जो आज़ाद थे उनको लाया जाता था, और ज़ाहिर है जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान की रवायती सियासत के करैक्टर हैं, वो बेशक इनकलाबी ना हो, उनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं, तो यकीनन डैमेज तो हुआ है PTI को,
और बड़ा सीरियस डैमेज भी हुआ है। फिर हमें ये बात, मैं ये कहीं और भी ये बात कर चुका हूँ कि जो बहुत डाई हार्ड सपोर्टर्स होते हैं तो उनको तो आप शायद नहीं उनसे अलग कर सकते, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो हवा का रुख देखते हैं। और पंजाब का एक ख़ास फिनोमिना है, पंजाब की पॉलिटिक्स का एक ख़ास फिनोमिना है, प्रो एस्टैब्लिशमेंट, प्रो स्टेट जो है और प्रो आर्म फोर्सेस जो है पंजाब के यहाँ लोगों में जो सेंटिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। और जब उन्होंने ये देखा, और बड़ा अच्छा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी इसको हाईलाइट किया और करना चाहिए था, जिस तरह से 9 मई के वाक़यात हुए, जिससे पंजाब के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोगों को ये मैसेज गया कि पीटीआई जो है और उसके जो चेयरमैन हैं उन्होंने पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर बराह रास्त हमला किया है। और उसके नतीजे में वो डैमेज तो हुए हैं। और ये भी कोई बैद नहीं है, मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो हमें केसेस की नौयत से या जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से हमारी बात होती है, वो सब ये कहते हैं कि पीटीआई चेयरमैन का एटलीस्ट शॉर्ट टर्म पाकिस्तान के नियर फ्यूचर में पाकिस्तान की जो पावर पॉलिटिक्स है उसमें कोई रोल नहीं है। उनको जो फॉरेन फंडिंग केस है, जो तोशा खाना केस है, और बिलखसूस जो 9 मई का केस है, और फिर इसके अलावा अलकादर ट्रस्ट का जो केस है, इसमें उनको बहुत सारे लॉ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनमें से कुछ ओपन एंड शट केस हैं जिस पर उनको सज़ा होगी, हर सूरत में होगी। और वो इस पोजीशन में नहीं होंगे, वो जो लाडलापन उनको 2013 के इलेक्शंस में या 2018 के इलेक्शंस में मैसर सब वो नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियसली PMLN तो ये ज़रूर चाहेगी कि उनको एक ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बल्कि ऐसा फेवरेबल प्लेइंग फील्ड मिले जिसमें वो अपनी हुकूमती और इक़्तिसादी मुश्किलात के बावजूद कुछ प्ले कर सकें। और दूसरा, मियां नवाज शरीफ का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो पाकिस्तान के लीगल एरिना से बरी हो जाते हैं, वो कोर्ट से, उनको ज़ाहिर है वो जब वापस आएंगे तो उनको जेल शायद जाना पड़ेगा, उनके घर को जो है वो सब जेल करार दिया जाएगा। तो जब मियां साहब पाकिस्तान में आएंगे, वो ओपनली PMLN की सपोर्ट जो है वो हासिल करने की कोशिश आवाम से करेंगे, पब्लिक जलसास करेंगे, तो ऑब्वियसली PMLN के हलकों में वो एक करिस्मेटिक लीडर तो हैं। पाकिस्तान पंजाब में PMLN का जो सपोर्ट बेस है उसमें एक ही फैक्टर है और एक ही फिगर है, एक ही लीडर है, और वो मियां नवाज शरीफ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है अब इलेक्शन की डेट पर तनाज़ा कितना आगे जा सकता है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान? और फिर पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की खबरें भी आ रही थी सामने कि पीपल्स पार्टी ने डिमांड्स रखी हैं कुछ, जैसे राजा परवेज़ अशरफ हैं, चंद साहब, गिलानी साहब, उनकी मुकाबले पर कोई उम्मीदवार ना खड़ा करे नून लीग। इस पर भी आप कुछ पेशरफ्त होते देख रहे हैं? देखिए, मैं बड़ा इंटरेस्टिंगली आज पढ़ रहा था खबर को जो दुबई के हवाले से आई है मुख्तलिफ सोर्सेज से, कि पावर शेयरिंग फार्मूला तय हो गया और वो खुद से उन्होंने सारे मामला तय भी कर लिए हैं, और उसमें किसने क्या लेना है, किसको क्या देना है, वो भी सारी चीज़ें तय हो गई हैं। एक जो इख्तलाफी पॉइंट वही जो इलेक्शन की डेट का आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अवाम की कोई रेलेवेंस नहीं है इसमें, इलेक्शन की कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर दुबई में बैठ के 2 पार्टीज़, 13 पार्टीज़ हैं, उनमें से बाकी भी मौजूद नहीं थे, इवन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मौजूद नहीं थे। और सबसे नवाज शरीफ के मुतबिद ख़ास जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से लेके 18वीं तरमीम तक जो स्पीयर हेड कर रहे थे सारी नेगोशिएशंस को, इसहाक डार साहब भी उस मुलाकात में मौजूद नहीं थे। तो ये बुनियादी तौर पे ठीक है, खुशगुमानी होनी चाहिए और रहनी भी चाहिए, लेकिन बात वहीं आकर रुकती है। जो हमारे दोस्तों ने बात की कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, महंगाई कम होने की वजह से हो जाएगा, या 9 मई की वजह से जो इम्पैक्ट आया है, ऑब्वियसली एक जज्बात मजरू हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पिछले साल सवा साल से ये फैक्टर्स नहीं हैं। अगर PTI का वोट बैंक जो है उसमें ये फैक्टर काउंट उस तरह से हम नहीं करते। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन आप ये कहें कि कोई मैसिव चेंज आ गया उसकी सपोर्ट में, उसकी सपोर्ट बेस बिल्कुल और वजह से है। उनका को एक कह ले कि पिछले कई दिहाइयों से एक चीज़ चल रही है, उसकी बुनियाद पे लोगों का एक जहन बना, उसको एक्सप्लॉइट किया गया, उन जज्बात को एक्सप्लॉइट किया गया। तो एक ख़ास वजह से और ख़ास सपोर्ट है PTI की, तो वो वोटर की वजह वो नहीं है बुनियादी तौर पे। इलेक्शन की डेट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमने पंजाब और KP का देख लिया कि तोड़ी असम्बलियाँ, बड़े दावे हो रहे थे हुकूमत की तरफ से कि आप असम्बली तोड़ें तो हम इलेक्शन दे देंगे। उन्होंने तोड़ी नहीं हुए। मुझे कौमी असम्बली का भी यही होता नज़र आ रहा है, क्योंकि 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं, वो अगर होंगी तो इलेक्शन होंगे।
अगर वो नहीं होंगी तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी इस वक्त रिस्क लेने को तैयार है कोई भी हल्का के इलेक्शन कराए जाएं। एक ये है कि तहरीक इंसाफ कहे कि जी हम बड़ा गड़बड़ हो रही है और बड़ा ज़्यादती हो रही है तो हम इस इलेक्शन को मानते ही नहीं, ना गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन है जैसे वो कहते हैं, तो हम तो हिस्सा ही नहीं लेंगे, तो फिर ज़रूर डेट आ जाएगी इसकी। अच्छा, दूसरी सूरत में जो डिस्क्वालिफिकेशन की बातें हो रही है, जो बुला बुला के लोगों को बताया जा रहा है कि 3 केसेस हैं उसमें हमने डिस्क्वालीफाई करने, तो ठीक है, भले उसका मेरिट बनता है नहीं बनता वो तो हमें पता नहीं, तो वो डिसाइड भी कहीं और दुबई में भी यही डिस्कशन सुना चली है कि इज डन एंड डस्टेड, और उसके बाद आगे पावर शेयरिंग फार्मूला उन्होंने तय किया। तो इस सूरत में होंगे, अगर किसी भी सूरत में पीटीआई इलेक्शन के मैदान में मौजूद है। और एक मैं और आपको खबर दे दूं, नदीम अफजल चंद साहब ने कुछ अर्सा पहले बात की थी जब उनके घर छापा पड़ा था कि शायद मैंने पीपल्स पार्टी के अंदर पीटीआई के साथ इल्हाक की, इलेक्शन इत्तेहाद की बात की थी, शायद इस वजह से मेरे घर पे छापा मारा कि मेरे वालिद साहब को ले जाया गया है। वो सीरियसली टॉक हो रही है पीटीआई, अभी भी पीपल्स पार्टी के अंदर पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट हो, इत्तेहाद हो, इल्हाक हो, ये काफ़ी सीरियस है, जो ये इंडिकेट करता है कि नून के साथ उनके मामलात को बहुत बेहतर अभी नहीं हुए। जो सीट एडजस्टमेंट वो चाहते हैं, पंजाब बेस है नून लीग का, अगर पंजाब में वो कंप्रोमाइज़ करती है, किस 10 सीटों पे करे, 15 पे करे, तो उसको काफ़ी सेटबैक होगा। सेनेट में एडजस्टमेंट हो जाती है लेकिन सेटबैक होगा उसका। सिंध में नून को कुछ नहीं दे सकती पीपल्स पार्टी, या तो सिंध में वो है ना कुड प्रो को करे कि सिंध में हम अपनी सीटें, इतनी सीटें आपको दे देते हैं, इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, तो वो उनका मेरा ख्याल थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। फिर सबसे बड़ी बात, पीपल्स पार्टी तो जब से ये इक़्तिदार आया उस वक्त से बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, जरदारी साहब खुद भी बना चुके अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट, तो ये बड़ा सीरियस इशू है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का आर्गूमेंट जो उनकी मीटिंग्स में है नून के साथ वो ये है कि आपने 13 से 18 तक प्राइम मिनिस्टर रहे आप, उसके बाद साल, सवा साल, 1.5 साल ये भी आपका हो गया, तो अगली टर्न हमारी बनती है अगर हमने कोलिशन में रहना है, तो वो बहुत स्ट्रांगली उनको पुश कर रहे हैं। तो ये भी एक मेरा ख्याल है अभी को बहुत ज़्यादा उनकी चीज़ें तय नहीं हुई। इलेक्शन की डेट के हवाले से पीपल्स पार्टी बिल्कुल कमिटेड है, वो नहीं चाहते कि अक्टूबर नवंबर से इलेक्शन आगे जाए, एएनपी भी इस तरह चाहती है। मौलाना फजलुर रहमान और नून जो है, फजलुर रहमान तो चाहते हैं जी साल 2 साल के लिए लटकाएं इसको, शुरू से इसी नजरिए के हामी हैं, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन नून यकीनन ये चाहती है, बारी ले ली है, इस पार्टी अपनी बारी लेना चाहती है, आवाम की बारी कब आएगी ये हम सवाल है। नाज़रीन, रिसर्च का सिलसिला जारी है, वक्त पर ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। शंघाई ताउन तंजीम का सरबरा इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 4 जुलाई को भारत में होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबरा इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म ने बतौर सरबरा शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शिरकत की दावत दी है। इस साल इजलास में तंजीम के नए रुकन के तौर पर ईरान भी शरीक होगा। तो ऐसे में ये सवाल अहम है कि क्या ये इजलास कश्मीरियों का केस पेश करने का पाकिस्तान के लिए एक और सुनहरी मौका है, और शंघाई ताउन तंजीम इजलास में वज़ीर आज़म की शिरकत से क्या पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। अपने तजियाकारों की इस पर राय जान लेते हैं। लाली साहब, आपको क्या लगता है, क्या सिग्निफिकेंस है इस इजलास की आपकी नज़र में, कश्मीर के मामले की बात हो या फिर पाक भारत ताल्लुकात की बात हो? मैं तो समझता हूँ सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है वो शहबाज शरीफ का है, और उसको बताना चाहिए कि नून का जो प्रो इंडिया स्टांस है, जो परसेप्शन है कि इंडिया पे नून सॉफ्ट हैं, जो परसेप्शन है जो कश्मीर पे नून कुछ नहीं कहता, हालांकि जो भी मोदी किया और कर रहा है, इसका एक मौका इसको मिला है कि इसके स्टांस को क्लैरिफाई करने और उसको डिबंक करना चाहिए। ये नोशन जो दिया गया है हम लोगों को, ख़ास तौर पीटीआई के थ्रू, पाकिस्तानीज़ और कश्मीरियों को कहें कि आवर स्टांस रिमेन्स अ प्रिंसिपल स्टांस, और वो स्टांस जो हमने शुरू में लिया था। तो एक किस्म का एक मौका मिला है कि हमारा ऑनर को अपने लोगों के साथ, कश्मीरियों के साथ को उसको ठीक करने, माने कि टू शो दैट वी स्टैंड बाय आवर कमिटमेंट।
अगर यही एक चीज़ अगर हो गया तो उनके लिए बड़ा फ़ायदामंद होगा। ठीक है। जिधर कश्मीर इन इंटरनेशनल फोरा इज़ कंसर्न, वो जो पुराना स्टैंड है लोगों का और मुल्कों का, कोई कहते हैं बायलैटरल है, कोई कहते हैं कि होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशंस ऑफ द UN, मगर कहने के लिए तो ज़्यादा वो एक साल में एक दफ़े चुपके से वो कह देते हैं या कहते नहीं हैं, बता देते हैं कि हम वी स्टैंड बाय द ओल्ड स्टांस। वो उस किस्म का सपोर्ट कश्मीरियों को जो मिलना चाहिए इन व्यू ऑफ उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है, वो नहीं मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ के लिए इट्स टू बिग एन इशू फॉर हिम टू एक्टिवेट कश्मीर इंटरनेशनली, और मेरे ख्याल में कि यही कर दें अपने पार्टी के लिए और मुल्क को और कश्मीरियों के लिए, यही काफ़ी होगा। ठीक है। रूमी साहब, आपको क्या लगता है अब नून लीग का जो प्रो इंडिया स्टांस रहा है हमेशा से, वो डिबंक करना शहबाज शरीफ की इस इजलास में तरजीह होगी, और क्या इस वक्त ज़रूरत है सियासत के लिए इस स्टांस को डिबंक करने की? कश्मीर को 3 मुल्कों ने हमारा साथ दिया, किसी ने हमारे अपने दोस्त ममालिक ने हमारा साथ नहीं दिया। तुर्की, मलेशिया और ईरान, मैं अगर मुझे याद पड़ता है, इसके अलावा दुनिया में 200 ममालिक हैं। 197 मुल्कों ने चूं नहीं की हमारे हक में, कश्मीरियों के हक में। ये सोचने की बात है, क्यों नहीं? क्योंकि हमने अपने आप को इतना कमज़ोर कर दिया है, इतना वीकन कर दिया है कि हमारी कोई जो है वो हैसियत नहीं रही कि हम दुनिया को जाके कोई मुकदमा भी लड़ सकें। जी बिल्कुल जी, ये बड़ी आपने सही बात की है। इंसानी हमदर्दी की बेसिस पर सिंपैथीज लेने का दौर नहीं है, अब ताकत से हुकूक लिए जा सकते हैं, ताकतवर होने की ज़रूरत है। डॉक्टर आबिद साहब, आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ की क्या प्रायोरिटी होगी इस इजलास में, किन उमूर पर वो बात करेंगे, फोकस करेंगे? देखिए, रज़ा ने बड़ा अच्छा तज़िया दिया, कुछ चीज़ों से मैं भी उनसे बड़ा स्ट्रॉन्गली इत्फाक करता हूँ। ये बात दुरुस्त है कि ये पाकिस्तान में ये परसेप्शन डेवलप किया गया था कि नवाज़ शरीफ की फैक्ट्रीज़ के अंदर, उसकी इंडस्ट्री के अंदर 4000 राक एजेंट काम कर रहे हैं और $4 बिलियन उसके बच्चों की इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, ब्ला ब्ला। और फिर बाद में चेयरमैन नैब ने वो बयान वापस भी लिया था। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंडिया के साथ जो पाकिस्तान के बड़े मुश्किल ताल्लुकात हैं, कश्मीर का जो इशू है जो 75 सालों से हमारे मुल्क की तमाम डायनामिक्स को तय करता है, उसको पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर हमने देखा कि जब ट्रंप के साथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो अब PTI के चेयरमैन है, उनकी मुलाकात होती है, उसके बाद जो एनेक्सेशन है, मैं भी उसको एनेक्सेशन ही कहता हूँ, कि 370 को रिवोक करके अमलन जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का वो ख़त्म कर दिया गया। तो हमने उस वक्त क्या किया? कोई सफारती हमारी कोई ऐसी वाइब्रेंट किस्म की कैंपेन हमने चलाई हो, हमने दुनिया से बात की हो। और ये बात भी दुरुस्त है कि पूरी दुनिया में 3 मुल्कों ने उस वक्त पाकिस्तान के स्टांस को वो भी बड़ा माइल्ड सा उन्होंने सपोर्ट किया था, कोई इतना बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं किया था। तो ये सूरत यानी एक तरफ हम उसको यूज़ करते हैं अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए, और दूसरी तरफ हमारी हालत ये है, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो हमारी इकॉनमी है, जो हमारी सिचुएशन है मुल्क में पॉलिटिकल, और शहबाज शरीफ ये ज़रूर ज़हन में रखिए कि वो एक ऐसी सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर बने। वो जब MNA बने थे तो वो प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट लेके MNA नहीं बने थे, वो PMLN के कैंडिडेट नहीं थे उस वक्त। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो वो एक हादसाती बात थी, वो एक वक्ती बात थी। तो यूँ कह लीजिए कि आप वो एक गैप फिलर प्राइम मिनिस्टर हैं। वो इतनी बुनियादी बड़ी पॉलिसीज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं? ना उनके पास मैंडेट है, और ना मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा इस वक्त उनके पास स्किल्स हैं, ना इस वक्त हालात ऐसे फेवरेबल हैं। लेकिन मैं साथ ही साथ ये ज़रूर कहूँगा कि जो SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका बुनियादी जो फ़िलासफ़ी थी वो यही थी कि रीजनल फोर्सेस को मिलकर अपने रीजनल जो इश्यूज़ हैं उनको हल करना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि रीजन में इससे बड़ा कोई इशू है, बल्कि ग्लोबल फ्रंट के ऊपर हम देखें तो दुनिया की 1 अरब 70 करोड़ के करीब आबादी जो है वो एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के ऊपर सांस ले रही है। 2 मुल्कों में 75 सालों से दुनिया की सबसे बड़ी गुर्बत हमारे ख़ित्ते में रह रही है। दुनिया का सबसे जो
मैंने जैसे पहले कहा कि न्यूक्लियर थ्रेश होल्ड है ये खिता, और हम आपस में अच्छे नेबर्स की तरह बराबरी की सतह पर तल्लुकात बनाने में नाकाम रहे। नतीजा ये निकला कि कश्मीर इशू ने हमारी पॉलिटिक्स को, हमारी इकोनॉमी को, हमारे रीजन को डिराइव किया, और नतीजा ये निकला कि हम पाकिस्तान में भी गुर्बत है और हिंदुस्तान में भी दुनिया की बड़ी गुर्बत रह रही है। मेरा ये ख्याल है कि दुनिया के दिमागों को अब ये बात सोचनी चाहिए, अगरचे ये दुनिया जो है वो कौन मुनकर खुदा की ज़ात का है, मसला सिर्फ इक्तिसादियात का है। दुनिया के इक्तिसादी मफादात जुड़े हुए हैं। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पे लोग अपना माल बेचते हैं, वो इंटरनेशनल जो इकॉनमी है उसमें इनका रोल है। तो लोग अपने अपने मफादात के लिए अपने स्टांसेस बनाते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये भी वक्त है कि जब हम इन्वायरमेंट के ऊपर बात करते हैं कि दुनिया के बड़े ममालिक जो हैं वो इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन में अवाम उन्नास के तबाह होने की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, तो उन्हें यह भी तवज्जो देनी चाहिए कि 1 अरब 60 करोड़ के करीब इंसान जहाँ पे एक मसले की वजह से, और दुनिया में कौन से मसाइल है जो हल नहीं हुए। आप देखिए जर्मनी के दरमियान क्या इशूज़ थे, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के दरमियान, वो कैसे साल हुए। दुनिया में बेशुमार और ऐसे मसाइल हैं जो हल हुए, और अगर दुनिया ये चाहे तो वो मसाइल हल हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता कई दहाइयों से कोई ऐसी टावरिंग लीडरशिप नहीं थी जो पूरे पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलती, कौम का उस पर एतमाद होता और वो पावरफुली इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान के मुकदमे को लड़ पाती। मैं समझता हूँ भुट्टो या शायद बेनज़ीर भुट्टो, उनके बाद फिर हमने ये भी अलमिया है कि हमने कौमी लीडरशिप को पनपने नहीं दिया, जिसकी सपोर्ट बेस गहरी हुई हमने उसको एलिमिनेट किया, मंजर से हटाया। अगर हमारे यहाँ कोई इतनी जानदार लीडरशिप हो जो इंटेलेक्चुअली साउंड हो, जो नजरियाती तौर पर सही हो और उसको कौम की सपोर्ट भी हासिल हो। और देखिए जब आप एक इतनी टावरिंग कोई शख्सियत होती है तो फिर रियासती इदारों को भी कन्विंस किया जा सकता है किसी स्टांस के ऊपर, दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, तो फिर हम एक अपना मुकदमा अच्छा लड़ सकते हैं इंटरनेशनल। बिल्कुल, ये सारे आपने बड़े इंपॉर्टेंट मसाइल आपने पॉइंट आउट कर दी हैं। राव खालिद साहब की तरफ जरा मुझे जाना है। राव खालिद साहब, कश्मीर इस वक्त इस रीजन का सबसे बड़ा इशू है, जिस रीजन के कंट्रीज़ के दरमियान ये तंजीम का इजलास हो रहा है। आपको क्या लगता है कि भारत की ही हिमायत क्यों की जाती है इस इशू के अंदर, अगर आप पॉइंट आउट कर सकें वो निकात? देखिए, हिमायत नहीं की जाती, उन्होंने अपने आप को एक इक़्तिसादी ताकत के तौर पे इस्टेब्लिश किया और बनवाया है। अब रीजनल इंटरेस्ट जो है 3 बिलियन की आबादी का ये रीजन है, उसमें इक़्तिसादी क़ुव्वत के तौर पे चीन भी उभर रहा है, इंडिया भी उभर रहा है, बांग्लादेश भी किसी हद तक आ रहा है ऊपर, वो भी तरक्की कर रहा है इक़्तिसादी तौर पे। अगर कोई पीछे है तो हम हैं। हाँ। तो है वो है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा, मर्गे मफाजात। तो हमारी सूरत हाल तो ये है बुनियादी तौर पे। और दूसरा ये है कि हम एक और भी बड़ा सीरियस इशू है, रूमी साहब ने इशारा किया उसकी तरफ। अयूब खान साहब चाहते थे कन्फेडरेशन भारत के साथ, बड़े अच्छे मरासिम चाहते थे। ज़िया-उल हक साहब क्रिकेट डिप्लोमेसी करते रहे भारत के साथ, उनके भी बड़े अच्छे मरासिम करने की कोशिश की उन्होंने। मुशर्रफ साहब निहार वाली हवेली का दौरा करके आगरा समिट हुई और एक मुआहिदा भी तय पा रहा था, बड़ी ज़बरदस्त निगोसिएशन चल रही थी। लेकिन जब वाजपेयी पाकिस्तान आते हैं मियां नवाज शरीफ की दावत पे, तो उस वक्त ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक हमारी दुश्मनी जाग जाती है, बड़ी सीरियस किस्म की, और बड़ा अजीबोगरीब एहतजाज शुरू हो जाते हैं और अजीबोगरीब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो हमें ये पहले तो हमें कॉपीराइट पॉलिटिशियंस को मिलने चाहिए ना कश्मीर के, उसके बाद पॉलिटिशियन से आप अकाउंटेबल करें पॉलिटिशियंस को कि आपने क्या किया कश्मीर के ऊपर। लेकिन हमने किया है, इसमें कोई शक नहीं। मोईद यूसुफ साहब कभी आपको मुयस्सर आ जाएं तो वो बताएंगे आपको। 2021 की जो SCO थी उसमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई थी, पीछे पर्दा स्क्रीन के पीछे डिस्कशंस हुई थी, जिसमें SCO कंट्रीज़ के जो इन्फ्लुएंशियल चीन और रूस है पर्टिकुलरली, उन्होंने ये कोशिश की थी कि इंडिया कश्मीर के हवाले से वहाँ जो उन्होंने जो वायलेशन कर रहे हैं उसके हवाले से वो पाकिस्तान की बात सुने और मामलात को वहाँ बेहतर करने की कोशिश करे। एक कोशिश शुरू हुई थी और मोईद यूसुफ साहब से आप बात करेंगे वो आपको बताएंगे। मेरी उनसे थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी, तवील नहीं हो सकी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी वहाँ से आके। फिर हमने डोजियर जो इंडियन एट्रॉसिटीज़ के ऊपर हमने डोजियर भेजा था इंटरनेशनल कम्युनिटी को, उसका भी एक था। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि एक इक़्तिसादी क़ुव्वत के तौर पे जब इंटरेस्ट लोगों का वहाँ पे सिलिकॉन वैली वहाँ पे हो, वहाँ बड़े बड़ी कंपनीज दुनिया की जाके अमेरिका की कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हो, सारा कुछ कर रही हो, तो वो क्यों अपने ताल्लुकात ख़राब करना चाहेंगे, वो क्यों इस मामले को ख़राब करना चाहेंगे। बड़ी मुश्किल से जो है वो लैरी प्रेसलर की ख्वाहिश पूरी हुई है कि नेचुरल एलाई वो इंडिया को कहता था अमेरिका का, और लगा रहा 2017 में पूरी किताब लिख दी इसने उसके ऊपर, नेबर्स इन द आर्म्स
कि कन्विंस करने के लिए अमेरिकन अशराफिया को कि जी इंडिया के साथ जाएं, पाकिस्तान तो हमारा अला ही नहीं बनता, तो वो क्यों ख़राब करेंगे उन ताल्लुकात को, उनको मज़ीद बेहतर करेंगे। और उन ताल्लुकात का टर्निंग पॉइंट में आपको मज़े की बात बताऊं, हमें पता नहीं चलता, हम गलतियां कर जाते हैं और उसका नतीजा किस सूरत में निकलता है हमें बहुत देर बाद जाके एहसास होता है। जब कारगिल आपने किया उस पर जो सिक्योरिटी एडवाइजर, मुझे ब्रेक पर जाने, ब्रेक के बाद वापस आते कुछ मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF से मुआहदा होने के बाद हुकूमत तो इत्मीनान का इजहार कर रही है, मगर क्या हमारी मईशत की कोर प्रॉब्लम यही थी? हम इस नहज तक पहुँचे कैसे कि हर दफ़ा हमारी मईशत वेंटिलेटर पर चली जाती है और उसको बचाने का हल सिर्फ IMF और मज़ीद कर्ज़े लेने में ही नज़र आ रहा होता है? क्यों इस प्रोग्राम में जाने के बाद भी हमारी हुकूमतें ठोस मुआशी रिफॉर्म्स लाने से कासिर होती हैं और हम एक बार फिर IMF के दर पे खड़े होते हैं? ये सवाल कि IMF मुआहिदा लम्हा फ़खरिया है या असल में ये लम्हा फ़िक्रिया है, अपना तजज़ियाकारों के सामने रखते हैं और पाकिस्तान की मईशत के बुनियादी मसाइल जानने की कोशिश करते हैं। हिलाली साहब, पाकिस्तान 75 वर्षों में 23 बार IMF प्रोग्राम्स में जा चुका है। अयूब खान से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज तक जारी है। यह हमारी मजबूरी है, हमारी आदत बन गई है, या मुआशी रिफॉर्म्स करने में सियासी मफादात का आड़े आ जाना इसकी वजह है? देखिए, ये अगर आप देखें कि ये हमारी मैशत इतने सालों से किसके हाथ में हो, तो आप पता चलेगा कि दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने ज़्यादातर इस मैशत को कंट्रोल किया अपने दौरों में, और हर वक्त उन्होंने यही किया जो हमें आज ये भुगतना पड़ रहा है कि डिफ़ॉल्ट या नो डिफ़ॉल्ट एसेट्रा एसेट्रा। तो ये अगर आप जो इकॉनमी को उनके ही हाथ में दे दें, जिनके ख़िलाफ़ खुदा जाने कितने केसेस हैं, मगर चलिए वो प्रूव नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, कैसे नहीं हुए, वो भी सब छोड़िए। अगर इन लोगों के हाथ में आप दे दें जो बार बार यही लाते हैं, यही फेट हमें सफ़र करना पड़ता है, तो इसका मतलब ये वो ऑब्वियस कंक्लूजन पे हम क्यों नहीं पहुंचते हैं कि ये नहीं कर सकते, दे आर इनकॉम्पिटेंट। मैं देखिए बार बार कहता हूँ, हमारा प्रॉब्लम करप्शन कम है, इनकॉम्पिटेंसी ज़्यादा है, और इन लोगों ने एब्सोल्युटली प्रूव कर दिया है कि दे आर इनकॉम्पिटेंट। करप्शन की बातें छोड़ें, लोग ऑब्जेक्ट करते हैं करप्शन के बारे में बात करना। अब मिसाल के तौर पे दो मिसाल दे देता हूँ मैं। आप लैंडलॉर्ड्स को, ज़मींदारों को टैक्स नहीं करते, इसका मतलब ये है कि आप वो पैसे नहीं कलेक्ट कर रहे हैं उन लोगों से जो पे कर सकते हैं। ये किस किस्म का पॉलिसी है? आप बिल्डर्स को देख लें, आपने कभी सुना है कि वो क्या डिक्लेयर करते हैं कि कितने में ज़मीन लिया और कितना वो प्रॉपर्टी उनको कॉस्ट और कितना बिल्डिंग कॉस्ट क्या था? झूठ, सबको पता है झूठ, मगर यू डोंट वांट टू टैक्स देम। तो इस किस्म की हरकतें अगर आप करते रहें तो क्या व्हाट यू एक्सपेक्ट? कोलैप्स नेचुरली। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई, देखिए वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ एन आर्ट नॉट ए साइंस, मगर अगर इस किस्म के लोगों के पास अगर इकोनॉमिक्स हो तो क्या आप समझते हैं? तो मैं बड़ा खुश हूँ कि IMF इज़ इन्वॉल्व। अच्छा। मैं बड़ा खुश हूँ कि इस दफ़े उन्होंने ठीक ठाक ग्रोवल करवाया, हमें ग्रोवल करवाया कि बचो बचो बचो, खुदा गॉड होपफुली कि ये इससे सबक सीखें। तो आप समझते हैं कि अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज़ द क्योर? देखिए, मैं समझता हूँ कि सेल्फ पुलिसिंग तो नहीं हो सकता, इसलिए कि वी आर इनकेपेबल ऑफ सेल्फ पुलिसिंग व्हाट एवर द रीजंस। तो एक ज़माने में एक ग्रुप बना था, हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप, जो इधर आके पाकिस्तान के मईशत को स्टडी किया था। उन्होंने बड़े फ़ैसले किए, ज़बरदस्त फ़ैसले, जो टाइम हैज़ प्रूव्ड कि दे वर राइट। कि उन्होंने कहा कि आपका नेचुरल एडवांटेज है एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में चलें, फर्टिलाइज़र में चलें, वाटर मैनेजमेंट, डैम्स, ये वो, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट आप देखें काफ़ी देर तक हम खुद कफील थे
इन एग्रीकल्चर, इन व्हाट वी नीडेड फॉर फूड। तो मेरा अपना ख्याल है कि कोई एक सिस्टम को बनाएं कि मिसाल के तौर पे अगर गवर्नमेंट करते हैं कि वी आर गोइंग टू कलेक्ट सो मच टैक्स और अगर दे डोंट कम नियर दैट फिगर, तो मेरा ख्याल है एक पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए और हमें पूछना चाहिए उनको, एंड वी शुड हैव द राइट टू आस्क, और कॉमन सिटीजन कैन आस्क थ्रू द कोर्ट्स कि बताओ हमें तुमने क्यों ये दिया था और तुमने क्यों इतने टैक्सेस नहीं कलेक्ट करें, हाउ डिड यू फेल, वेयर डिड यू फेल। कम से कम उनको इलेक्शन में नुकसान हो, अगर और कुछ नहीं, अगर चोरी वोरी के लिए बहुत लंबा केसेस है, कम से कम इलेक्शन में उनके लिए नुकसान हो। यू मस्ट डू समथिंग, इसलिए कि ये तो आई थिंक दिस इज नो सोल्यूशन। अगला फिर ये लूट वाट करे हम, वी आर गोइंग इनटू अनदर प्रोग्राम और वो भी नहीं सक्सेसफुल होगा। तो यार चलें, लेट्स गेट अ ग्रिप एंड लेट्स ट्राई एंड डू थिंग्स व्हिच विल वर्क। आपका पॉइंट आ गया। राव खालिद साहब, नाजुक दौर से हमारा मुल्क 75 बरसों से गुजरा है, क्या वजूहात हैं कि आज तक ये नाजुक दौर ख़त्म नहीं हो सका? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब IMF मुआहदे के बाद तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने ये बताया कि हमारा मुल्क कुदरती वसाइल से मालामाल है, ज़राअत है, IT है, मादनियात का शोबा है जिसमें हम बहुत इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकते हैं। ये बात भी हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं, इसमें अब तक क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकी? देखिए, जो दुकानदार अपने गले से खुद पैसे चोरी कर रहा हो उसका कारोबार कैसे चलेगा? तो ये मसाइल हमारे बड़े गंभीर किस्म के हैं। महबूबुल हक साहब ने ज़ियाउल हक के दौर में 80s में कहा था कि 40 अरब की करप्शन होती है पाकिस्तान में, 40 अरब रुपए की। तो अब कहाँ पहुँच गई होगी वो, अब आप उसका अंदाज़ा लगा लें। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ठेका लिया हुआ है और धड़ाधड़ भर्तियाँ कर करके आपके स्टेट और इंटरप्राइजेज को इतना भारी भरकम कर दिया है कि वो तो एक ब्लैक होल्स बन गई हैं आपके लिए। आपकी मईशत पे बहुत बड़ा बोझ है वो। फिर आपके यहाँ एफिशिएंसी का बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी हो, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हो, बाकी मामला तो उसमें आप सीरियस, फिर आप क्राइसिस दर क्राइसिस में रहे। अफगान वॉर कभी हो जाती है, कभी इधर रूस के इन्वेजन के बाद फिर अमेरिका का मसला आ जाता है, फिर हम इन मामलात में उलझ जाते हैं और हमें वक्ती तौर पे जो रिलीफ मिलता है हम खामोशी से बैठ जाते हैं। हालांकि पैरेलल हमें अपने काम जारी रखने चाहिए, जो इकॉनमी को ठीक करना है, जो बाकी सेहत को ठीक करना है, तालीम को ठीक करना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करना है। ये सारे मामला साथ साथ चलने चाहिए। हमें जब बाहर से डॉलर आने शुरू होते हैं हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, बस ये काम चल पड़े, अब खामोशी से बैठे, जब फिर मुश्किल होगी फिर देखेंगे। तो इस तरह मामला नहीं चलते। कौमें जब होती हैं तो वो पूरी तरह से अपनी फोकस्ड किस्म की अपने डेवलपमेंट रखती है। ये नहीं है कि अगर आपकी फ़ौज अगर लड़ाई में वार ऑन टेरर पे लड़ रही है तो बाकी जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपना काम नहीं करना, तो उन्होंने देखना बैठ के कि फ़ौज किस तरह लड़ती है और किस तरह टैकल कर रही है। उनको अपना काम करना चाहिए। वो इसी बहाने से वो आराम से उनको बैठ नहीं जाना चाहिए कि पाकिस्तान किसी मुश्किल में है तो बाकी काम सारे ठप कर दे। आप घर पे कौन सा रोटी खाना बंद कर देते हैं? अगर कोई बंदा बीमार हो जाए तो सारे बाकी लोग खा ही रहे होते हैं ना उसी तरह से। तो बाकी काम उसी तरह चलने चाहिए, नॉर्मल तरीके से चलने चाहिए। हम अब नॉर्मलिटी का शिकार है, अब नॉर्मल तरीक़ों से चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। दुनिया में एस्टेब्लिश्ड इकनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, उस पर आप चलें, उस तरह से आप काम करें, उस तरह से आप चीज़ों को लेके चलें। आपने टैक्स रेट बढ़ाना है, टैक्स बेस किस तरह बढ़ाना है, आपने बिजली की अगर चोरी हो रही है उसको किस तरह से रोकना है। डिजिटल दौर है, डिजिटल दौर में कितनी मुश्किल होगी ये चीज़ें। आप 1-2 साल मेहनत कर लें, फोकस किस्म की एफर्ट कर लें, आप मामला ठीक कर लेंगे। मैं पहले भी एक दो दफ़ा कह चुका हूँ, POS पॉइंट्स जब आपने लगाए हैं उससे आप देखें कितना फ़र्क पड़ा है। पंजाब में ऑनलाइन कलेक्शन जब से आपने प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्स, ये रजिस्ट्रेशन, मोटर रजिस्ट्रेशन टैक्स और बाकी टैक्सेस शुरू किया है, उससे आपको कितना फ़र्क पड़ा है। तो ये चीज़ें हैं जो जिसमें आप जितना ह्यूमन फैक्टर थोड़ा सा कम कर ले डिजिटल की वजह से आपको बहुत सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। फिर वो सेक्टर जिनको टैक्स करना चाहिए उसको आपको टैक्स करना चाहिए। तो ये हम आपकी सजेशंस आ गई, टाइम थोड़ा शॉर्ट है, मुझे डॉक्टर साहब की तरफ भी जाना है। डॉक्टर साहब, हम IMF प्रोग्राम में बार बार जाते रहेंगे अनटिल, ये जुमला अगर आपने कंप्लीट करना हो तो आप क्या सॉल्यूशंस बताएंगे एंड पे?
देखिए, पहले हमें मसले को समझना चाहिए। जिस तरह ये नहीं है कि हमारी दो पार्टियों की करप्शन की वजह से या उनकी नाअहली की वजह से हम यहाँ पहुँचे। ये मैंने फिगर निकाले हैं, मेरे सामने पड़े हुए हैं कि नवाज शरीफ की पार्टी की हुकूमत पाकिस्तान में मरकज़ में जो है वो 9 साल की हुकूमत है। PTI की जो पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो 12 साल की है, 4 साल PTI के हैं, ये 23 साल बनते हैं। बाकी कौन हुकूमत करता रहा यहाँ पे? फिर ये जो हफीज़ शेख कौन हैं, ये जो दूसरे डॉक्टर शेख साहब थे, ये कौन हैं जो मुख्तलिफ हुकूमतों में वज़ीर मुबीन, वो मोइन जो थे, डॉक्टर मोइन, वो कौन थे? तो ये रज़ा बाकर कौन थे? ये आके हमारी इकॉनमी को दुरुस्त करने की कोशिश करते रहे और दरअसल यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारी इकॉनमी को यहाँ तक पहुँचाया। मेरा ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूंसी जो है हमारे यहाँ जो जिसकी वो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको वो काम करने दिया जाता। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं रहा, कंसिस्टेंसी नहीं रही हमारे यहाँ। हमें नहीं पता हमने सदारती निज़ाम इस मुल्क में जो 60s में लेके आए थे वो चलाना है, हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी को पलने देना है। और मैं गुज़िश्ता दिनों सुन रहा था एप्टेमा के यहाँ के फार्मर प्रेसिडेंट जरदारी ने ये बात की कि हमें एक मिसाक मईशत करना चाहिए। बहुत सारे कौमी लीडर ये बात करते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जब तक आप मसले की हसासियत को समझेंगे नहीं और पूरे स्टेक होल्डर आपकी रियासत के मिलकर बैठकर ये फैसला नहीं करते कि हमें एक ऐसी पॉलिसी बनानी है जो बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी हो, उसमें बहुत ज्यादा जो है वो सारे स्टेक होल्डर उसमें शामिल हों और वो पॉलिसी कंसिस्टेंट रहे, मिसाल के जो मिसाक मईशत हो उसको फिर आने वाली कोई हुकूमत उसको ख़त्म ना कर सके। वो कोर पॉलिसीज़ में इतनी कलेक्टिव विजडम हो कि उस पर कोई हाथ भी ना उठाए और उसके असरात भी पाकिस्तान के अवाम को मिले। जब तक आप ये नहीं करेंगे, देखिए PMLN की हुकूमत आती है, इसहाक डार साहब मईशत को अपने तरीके से ठीक करना चाहते हैं, हफीज़ शेख जो हैं वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी वज़ीर ख़जाना होते हैं, वो PTI की हुकूमत में भी वज़ीर ख़जाना होते हैं, वो जनरल मुशर्रफ के साथ भी वज़ीर ख़जाना होते हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ जो हम तजुर्बे करते रहे इस मुल्क के ऊपर, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ करप्शन है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ जो गवर्नेंस का फेलियर है, एहलियत नहीं है लोगों में। लेकिन ये बात भी है कि हम अपनी पॉलिसीज़ को कंटिन्यूटी नहीं दे सके। नतीजा ये निकला कि एक हुकूमत आके एक पॉलिसी बनाती है, दूसरी उसको खत्म कर देती है। ये मसले की संजीदगी को समझ ही नहीं पा रही। जब तक हमारी रियासत पूरी पे, अगेन आई वुड से कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान बैठकर हम एक पॉलिसी नहीं बनाते और एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी अक्रॉस द बोर्ड नहीं करते और उस पर सख्ती से अमल दरामद नहीं करते, हम अपने अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन आपने दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।